चलें आज की क्लास की बात शुरू की जाए। लास्ट क्लास में प्रोटोजोअन्स के डिटेल्स डिस्कस कर रहे थे आपसे। प्रोटोजोआ के जो वीडियोस डिस्टर्ब थे उन्हीं का रिपीटेशन है और इसी कड़ी में आज आपसे जो डिस्कस करना है वो प्रोटोजोअन फाइलम के क्लास स्पोरोजोआ का एक इम्पॉर्टेंट टाइप डिटेल है जिसको मलेरियल पैरासाइट भी कहा जाता है, प्लाज्मोडियम जिसका जूलॉजिकल नेम है। तो आइए डिटेल्स डिस्कस करते हैं अबाउट द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरासाइट। प्लाज्मोडियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण परजीवी जीव है और इससे ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्क्ड। तो प्लाज्मोडियम की कई वैरायटीज़ हैं और जिस प्लाज्मोडियम के डिटेल्स पढ़े जाते हैं उसकी चर्चा शुरू कर रहा हूँ और वो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की। अब प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जिसको हम मलेरिया पैरासाइट के रूप में लिखते हैं या इसको मलेरियल पैरासाइट कहा जाता है बिकॉज इट काजेज द डिजीज़, क्योंकि इससे एक रोग होता है जिसको हम मलेरिया कहते हैं। बड़ा कॉमन एक ज़माने का एपिडेमिक रह चुका है भारतवर्ष में, काफ़ी महामारी के रूप में भी ये फैल चुका है और अभी भी इसके केसेस रिकर होते रहते हैं। तो इस मलेरियल पैरासाइट्स के डिटेल्स को देखा जाए। मलेरियल पैरासाइट्स के डिटेल्स के साथ दो खास चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो हिस्टोरिकल पार्ट है और दूसरा इसकी कुछ प्रजातियों के नाम हैं जो प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं। तो यदि हम इनकी अदर स्पीसीज अन्य वैरायटीज़ की बात करें तो इनमें पहला तो वो प्रजातियां हैं जो ह्यूमंस में पाई जाती हैं, जिनमें से एक नाम आपके सामने लिखा हुआ है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का, दूसरा नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम का और तीसरा नाम है प्लाज्मोडियम मैलेरी का और चौथा प्लाज्मोडियम ओवेल का। दीज आर द फोर वैरायटीज। ये चार प्रमुख प्रजातियां हैं जो ह्यूमंस में पाई जाती हैं और ख़ास बात यह है कि इसमें से जो तीन प्रजातियां हैं शुरू की, वाइवैक्स, फैल्सीपरम एंड मैलेरी, ये कॉस्मोपॉलिटन है इंक्लूडिंग इंडिया। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हो गया वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, विश्वव्यापी, पूरे विश्व में इनकी प्रजातियां ये पाई जाती हैं। मगर ये चौथी वैरायटी है, इस पर प्रश्न भी बना हुआ है, ये लिमिटेड टू ट्रॉपिकल अफ्रीका, यानी ये अफ्रीकन वैरायटी है, ट्रॉपिकल अफ्रीका में ही पाई जाती है। इसलिए कभी कभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, द स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम which is limited to tropical African region or the African variety of Plasmodium is, such type of questions can be asked, ये पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको ओवेल के विषय में ये सूचना याद रखनी चाहिए। अब बात अगर की जाए दूसरे एस्पेक्ट की, अबाउट द हिस्ट्री, इतिहास की, तो सबसे पहला नाम जो आपको याद रखना है वो नाम है लेवरान का। ये इंग्लिश वैज्ञानिक थे, इसीलिए इनको चार्ल्स लेवरान के रूप में आप जानते हैं और लेवरान साहब ने इसकी डिस्कवरी की थी। इसीलिए अगर कोई प्रश्न आता है हु डिस्कवर्ड प्लाज्मोडियम तो आंसर करना है लेवरान, चार्ल्स लेवरान का। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट नाम आता है लैंसीसी का। ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार इस बात को सिद्ध किया कि जो मलेरिया का रोग है वो मच्छर के द्वारा फैलता है, यानी इनको कहा जाता है ही एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप ऑफ मलेरिया विथ मॉस्किटो। तो मॉस्किटो से मलेरिया के बीच का संबंध ये लैंसीसी के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, इसलिए ये नाम भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट नाम जो सबसे ज़्यादा महत्व जिनको मिला है वो एक रूसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम है रोनाल्ड रॉस। ही वॉज अ रशियन डॉक्टर। ये रशियन डॉक्टर के रूप में जाने जाते हैं और ये डॉक्टर साहब रेड क्रॉस सोसाइटी, ये विश्व की संस्था है, इसके साथ ये वर्क कर रहे थे और रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ ये हैदराबाद में
इंडिया के हैदराबाद और उसकी जो ट्विन सिटी है सिकंदराबाद, वहीं पर थे और वहीं पर ये कार्य कर रहे थे। और उसी समय इन्होंने प्लाज्मोडियम पर अपनी रिसर्च की थी। और प्लाज्मोडियम पर रिसर्च में इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट वैरायटी जिसको हम बर्ड प्लाज्मोडियम कहते हैं, जैसे आपसे मैंने अभी डिस्कस किया ह्यूमन वैरायटीज़, वैसे ही एक प्लाज्मोडियम है जिसको हम बर्ड का पैरासाइट कहते हैं, वो बर्ड में मलेरिया की डिजीज़ उत्पन्न करता है। तो उस बर्ड प्लाज्मोडियम की जो सेक्सुअल साइकिल है आप डिटेल देखेंगे। ए सेक्सुअल फेज ह्यूमंस में है और जो सेक्सुअल फेज है वो मॉस्किटोज में होता है। यानी वर्टिब्रेट होस्ट में ए सेक्सुअल साइकिल चलती है और जो इनवर्टिब्रेट होस्ट हैं उसमें सेक्सुअल साइकिल पाई जाती है। तो जो बर्ड का प्लाज्मोडियम है उसका जो वेक्टर है वो एक दूसरी वैरायटी है मॉस्किटो की, जिसे फीमेल क्यूलेक्स फैटिगेंस कहा जाता है। तो रॉस साहब का जो काम था, काम तो ये था कि इन्होंने डिस्कवर्ड इन्होंने डिस्कवर्ड किया सेक्सुअल साइकिल की खोज की थी। और किसकी की थी? प्लाज्मोडियम प्रीकॉक्स। प्लाज्मोडियम प्रीकॉक्स को याद रखना है, ये बर्ड प्लाज्मोडियम यानी बर्ड्स में पैरासाइट। और ये साइकिल किसमें चलती है? इन फीमेल क्यूलेक्स फैटिगेंस मॉस्किटो। तो मच्छर तीन तरह के हैं आप जानते हैं, एक तो है प्लाज्मोडियम, एक तो है एनाफलीज और एक क्यूलेक्स और तीसरा एडीज। तो क्यूलेक्स और क्यूलेक्स के फीमेल क्यूलेक्स में प्लाज्मोडियम प्रीकॉक्स या बर्ड प्लाज्मोडियम की सेक्सुअल साइकिल की खोज रशियन साइंटिस्ट रोनाल्ड रॉस के द्वारा की गई थी और इस कार्य के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1901 में। ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इनका काम माना जाता है और महत्व इतना ज़्यादा है कि जिस दिन इन्होंने खोज की थी, डे ऑफ डिस्कवरी इज कॉल्ड एज मलेरिया डे। यानी जिस दिन इन्होंने खोज की थी, संभवतः 20 अगस्त की तारीख है, इन्होंने उस दिन खोज की थी और उस दिन को मलेरिया डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं टू प्रोवाइड द इम्पोर्टेंस टू डिजीज़ मलेरिया के रोग को महत्व देने के लिए। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट नाम है रोनाल्ड रॉस का। इसे 3-4 पार्ट में क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये रशियन डॉक्टर थे, ही वॉज वर्किंग विद रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी वर्ल्ड की संस्था है, उसके साथ ही काम कर रहे थे। इन्होंने जो अपने रिसर्च की थी वो हैदराबाद के ट्विन सिटी सिकंदराबाद में की थी। खोज इन्होंने क्या की थी? इन्होंने बर्ड प्लाज्मोडियम पर वर्क किया था, यानी बर्ड्स में जो मलेरिया काज करता है, और उस प्लाज्मोडियम का नाम है प्लाज्मोडियम प्रीकॉक्स। और इसकी जो लाइफ साइकिल है सेक्सुअल, वो इनवर्टिब्रेट फीमेल क्यूलेक्स फैटिगेंस में चलती है, उसमें इन्होंने खोज की थी। तो कई पार्ट के क्वेश्चन हैं जिससे पूछे जा सकते हैं। अदर स्पीसीज जो अदर वर्टिब्रेट्स को अपना शिकार बनाती है, उसमें एक नाम तो आपके सामने प्रीकॉक्स का आ गया। और एक प्लाज्मोडियम और भी इम्पोर्टेंट है, बात आई है तो उसको भी अभी आपको बता देता हूँ। मगर डिस्कवरी का तीसरा नाम आपके सामने आ चुका है। तो एक तो चार्ल्स लेब्रान हो गए, दूसरे लैंसीसी हो गए, तीसरे रोनाल्ड रॉस हो गए। अब जो चौथा नाम है वो लिख रहा हूँ। आफ्टर रबिंग द बोर्ड, साफ कर दूँ इसको, आपने पढ़ भी लिया होगा जहाँ तक है। तो सारे बड़े महत्वपूर्ण नाम हैं, खूब पूछे जाते हैं, सीधे सीधे सवाल बनते हैं इन एवरी एग्ज़ाम्स। अदर जनरल नॉलेज के एग्ज़ाम में भी पूछ लिए जाते हैं, मेडिकल के एग्ज़ाम में, नीट में भी पूछ लिए जाते हैं। दे कैन बी आस्क्ड एवरीवेयर। तो ये 3 के बाद जो चौथा नाम है, फोर्थ वन, वो नाम है ग्रासी का। और ग्रासी साहब को इसलिए कहा था का नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ह्यूमन की जो सेक्सुअल साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और ये साइकिल चलती है, अभी आप डिटेल में भी देखेंगे, फीमेल एनाफलीज मॉस्किटो। तो फीमेल एनाफलीज मॉस्किटो में सेक्सुअल साइकिल की खोज करने वाले वैज्ञानिक ग्रासी साहब, इसलिए इनका ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद एक नाम यहाँ लिखा मिलेगा आपको गाल्जी का। गाल्जी साहब का नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जो ए सेक्सुअल साइकिल ह्यूमन में होती है
उस साइकिल की खोज की थी। ही डिस्कवर्ड इरिथ्रोसिटिक साइकिल इन ब्लड ऑफ ह्यूमंस। इसलिए इरिथ्रोसिटिक साइकिल को आप कभी कभी पढ़ते हैं साइकिल ऑफ गाल्जी। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। साइकिल ऑफ गाल्जी इज प्रेजेंट इन द ब्लड, और वो भी इरिथ्रोसाइट्स में होती है, इसलिए ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण नाम है गाल्जी का। तो 5वें नाम के रूप में याद रखेंगे, और इरिथ्रोसिटिक साइकिल को साइकिल ऑफ गाल्जी के रूप में याद रखेंगे। तो साइकिल ऑफ गाल्जी इट इज़ प्रेजेंट इन बर्ड प्लाज्मोडियम, ये ह्यूमन ब्लड में होती है, और ये बर्ड प्लाज्मोडियम ह्यूमन की वाइवेक्स प्लाज्मोडियम की ये साइकिल है। 5 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी मैंसन का नाम भी एक कोटेड मिलता है, मैंसन, कोई इनका काम नहीं है, इनको लिखा गया है फ्रेंड एंड सपोर्टर ऑफ रॉस। तो रोनाल्ड रॉस के सपोर्टर थे, मित्र थे, और उनको हर जगह सपोर्ट किया था इन्होंने, इसीलिए इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, इनका मैंसन साहब का। तो 5-6 नाम हैं जो इनकी डिस्कवरी के इम्पोर्टेंट नेम्स हैं, इनको याद रखिए। एक एक सवाल मल्टीपल चॉइस के इनसे अक्सर पूछे जाते हैं। 5 वैरायटीज आपके सामने हैं। 5 वैरायटीज के डिटेल्स आपने देख लिए हैं। अब 1-2 नाम और लिख दो, उसके बाद वाइवैक्स के डिटेल्स की बात आप इसको आप देख लें, इसको आप पढ़ लें। चले, तो नेम्स डिस्कवरर के आपको याद हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं जो वैरायटीज आपके सामने लिखी हैं, ह्यूमंस की लिखी हैं। जनरल इंफॉर्मेशन में ये भी इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अदर वर्टिब्रेट्स पे अगर कोई प्रश्न बनता है कि जो अन्य वर्टिब्रेट्स हैं, तो अदर वर्टिब्रेट्स में एक नाम तो आपके सामने आ गया बर्ड प्लाज्मोडियम का, जिसे आप प्लाज्मोडियम प्रिकॉक्स कहते हैं। इट इज पैरासाइट इन बर्ड्स। और एक इंपॉर्टेंट नाम है प्लाज्मोडियम गैलिनेशियम। गैलिनेशियम ये गैलस से बना हुआ है। इट इज प्रेजेंट इन मुर्गियों में होता है, और इसीलिए इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस डैमेजेस पोल्ट्री इंडस्ट्री। ये वो प्लाज्मोडियम है जो पोल्ट्री इंडस्ट्री को डैमेज करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये क्वेश्चन भी बनता है, द प्लाज्मोडियम विच डैमेजेस पोल्ट्री इंडस्ट्री इज। तो उस प्लाज्मोडियम का नाम भी याद रखना है, विच डैमेजेस पोल्ट्री इंडस्ट्री। तो ये सारे डिटेल्स जनरल आपसे हो गए। अब आइए जो डिटेल्स पढ़े गए हैं, दैट इज अबाउट द प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। वो वाइवैक्स के डिटेल्स हैं। आइए वाइवैक्स के डिटेल्स डिस्कस करते हैं।
प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में हैबिटेट देख लें। इस परजीवी की जो अपनी रहने की स्थिति है, तो ध्यान रखें कि जो पैरासाइट है दरअसल ये इंट्रासेलुलर होगा, ये भी याद रखने की बात है। और ये यूजुअली चूँकि इसका एडल्ट ब्लड में होता है, तो इसकी यूजुअल पोजीशन लिखी जाती है इन आरबीसी ऑफ ह्यूमंस, क्योंकि हम बात अब कर रहे हैं किसकी, अबाउट द वाइवैक्स। सो इट इज इंट्रासेलुलर पैरासाइट इन आरबीसी ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन ब्लड, एंड आल्सो इन्फेक्ट्स, ये आल्सो इन लिवर सेल्स, क्योंकि लिवर सेल से ही आगे जाकर के आरबीसी में ट्रांसफर होता है। इसे दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो इस सेल के भीतर पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं है, इसलिए इंट्रासेलुलर है। आरबीसीज को इन्फेक्ट करता है और लिवर सेल्स में प्रवेश करता है, इसीलिए इनकी हैबिटेट है। देन देयर मार्फोलॉजी। अब मार्फोलॉजी में इसकी पूरी बॉडी सेलुलर होती है, लेकिन इनमें एक स्पेशल स्टेज होती है जिसको कहा जाता है स्पोरोजोइट। इनका जो स्पोरोजोइट होता है वो सबसे स्पेशल टाइप का स्पोरोजोइट स्ट्रक्चर है, क्योंकि वही ह्यूमंस में लाइफ साइकिल की शुरुआत करता है। इसलिए जो भी मॉडिफिकेशन मिलेंगे वो इसी स्पोरोजोइट की बॉडी में ही मिलते हैं। सो द स्पोरोजोइट इज़ वेरी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। तो जो भी संरचना स्टडी की जाती है वो स्पोरोजोइट की स्टडी की जाती है, क्योंकि जो स्पोरोजोइट होता है वो टोटली स्पेशलाइज्ड विशेष प्रकार का विजिबल होता है। अगर हम उसकी बॉडी को देखेंगे तो ढेर सारे पैरासाइट्स की बॉडी को आप स्पिंडल शेप्ड बॉडी के रूप में जानते हैं, तो वैसे ही इसकी भी जो कुछ बॉडी होती है वो स्पिंडल शेप्ड बॉडी के रूप में लिखी जाती है। और इसके स्पोरोजोइट में इस तरीके का एक स्पेशल स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया जाता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिक्रीटरी वेसाइकिल। और साथ में यहाँ इसके कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट दिखता है जिनको माइक्रोट्यूब्यूल्स कह दिया जाता है। बाकी ये आउटर कवरिंग है, जैसे ढेर सारे प्रोटोजोन्स में आपने देख रखी है पेलिकल, और उसके बाद इसमें वही दो भागों में बटा हुआ एक्टो और एंडोप्लाज्म मिलेगा। यानी बाहर की तरफ क्या होगा, नॉन ग्रैनुलर ट्रांसपेरेंट एक्टोप्लाज्म, एंड देन इनर ग्रैनुलर डेंस एंडोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म दो भागों में डिफरेंशिएटेड है। देन देयर इज अ नॉर्मल न्यूक्लियस, और उसके बाद इसमें एक न्यूक्लियस दिखेगा, एंड देयर इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, बड़ा सा है, और इनके नंबर 1, 2, 3 के करीब लिखे जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे इस पैरासाइट को, तब इसमें अदर सेलुलर ऑर्गेनल्स भी दिखेंगे। तो जो अन्य स्ट्रक्चर्स होंगे दे कैन आल्सो बी विजिबल, वो भी आपको विजिबल होंगे जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के भीतर ऑब्जर्व करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि स्पिंडल शेप्ड बॉडी है विद टैपरिंग एंड्स, किनारे टैपरिंग है, आउटर कवरिंग पेलिकल की है। बाकी इसमें इंटीरियर पार्ट में वाइब्रेशन के लिए कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स के फाइबर्स दिखते हैं, और साथ में एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखता है। वो साइक्लिक स्ट्रक्चर कहलाता है सिक्रीटरी वेसाइकिल का, जिसमें कुछ फ्लूइड भरे होते हैं, कुछ द्रव्य भरे होते हैं, जो रिलीज होकर के जो लिवर के सेल्स हैं उनके भीतर ये प्रवेश करता है। उसको डिज़ोल्व करने के लिए, उसको गलाने के लिए, उसको मुलायम करने के लिए ये सिक्रीटरी वेसाइकिल कुछ फ्लूइड रिलीज करता है। अब वो एग्जैक्ट नेचर क्या है वो बहुत डिटेल्स मिलते नहीं, जो हैं वो आपके सामने हैं। और जब ये उस मेम्ब्रेन को जिस पर ये वेसाइकिल के सिक्रीशंस गए हैं
जब अटैच होता है और माइक्रोट्यूब्यूल से कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये भीतर प्रवेश कर जाता है। सो दिस इज अ स्पेशलाइज्ड पार्ट स्पोरोजोइट्स। इसमें एक आगे स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे जिसे कहा जाएगा क्रिप्टोजोइट। जो क्रिप्टोजोइट होगा वो सेलुलर बॉडी के रूप में होगा और उसमें भी ऐसे ही दो पार्ट्स मिलेंगे और उसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स नहीं हैं। कॉमन सेलुलर बॉडी होगी, न्यूक्लियस होगा, फिर ढेर सारे अदर सेलुलर ऑर्गेनल्स होंगे, आउटर कवरिंग पेलिकल की होगी। यानी एक सेलुलर बॉडी सेल की जैसी संरचना के रूप में इसकी डिफरेंट स्टेजेस पाई जाएंगी जिनमें वो सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। मगर सबसे मॉडिफाइड स्ट्रक्चर किसका है? स्पोरोजोइट्स का। ठीक है। इसके बाद जब हम अगले पार्ट पे आते हैं तो अगला पार्ट आता है अबाउट द फिजियोलॉजी। और पैरासिटिक फिजियोलॉजी आपको पहले भी बताई है, दैट इज द लीस्ट डिस्क्राइब। उसका डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा नहीं अवेलेबल है, बहुत नहीं मिलता है। तो पैरासिटिक फिजियोलॉजी इज द लीस्ट डिस्क्राइब्ड और जो भी है वो एजम्पशन के रूप में है। जैसे अगर इसकी भी फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो इसका भी न्यूट्रिशन जैसे ट्रिपानोसोमा में था, यानी ऑस्मोट्रॉपिक, सरफेस से ही ये क्या करेगा, जो फ्लूइड है, डाइजेस्टिव मटेरियल हैं, जो डाइजेस्टेड पार्ट्स हैं, प्रोटीन्स हैं जो सेल के भीतर उपलब्ध रहते हैं, उन्हीं को ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसा ही न्यूट्रिशन में ऑब्जर्व किया जाता है। रिस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन डिफिशिएंट मीडियम में रहता है तो एनारोबिक रिस्पिरेशन होगा। एक्सक्रीटरी मटेरियल डिस्क्राइब्ड नहीं है। जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा वो इसकी सतह से सरफेस से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये इनकी फिजियोलॉजिकल लिमिटेड डिस्क्रिप्शंस हैं जो मिलती हैं। इनका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो प्रश्न के रूप में पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब्ड भी है, वो पार्ट है रिप्रोडक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री। तो आइए इसके मोस्ट डेवलप्ड पार्ट की बात करें जिससे ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एंड दैट इज रिप्रोडक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री। Somebody is in the class. प्रिया तिवारी, सोमपाल कश्यप, दो लोग क्लास में हैं। प्रिया तिवारी वीडियो और आवाज़ के विषय में बता दें। कुछ समय बीत गया क्लास लेते, अगर आप हैं क्लास में तो जस्ट टेल मी दैट वीडियो एंड साउंड क्वालिटी इज़ अप टू स्टैंडर्ड, जिसके लिए रिपीट कर रहा हूँ इस वीडियो को भी। चलिए, सब स्पष्ट है, प्रिया तिवारी ने बता दिया है। क्योंकि ये वीडियो भी आपका जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो कुछ गड़बड़ था, इसलिए इसको रिपीट भी कर रहे हैं और आपको लाइव जुड़े भी हुए हैं। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही? कृष्णा यादव भी हैं। ठीक है कृष्णा जी, आवाज़ साफ है, समझ में आ रही? चलिए ठीक है, और जो चीज़ें समझा रहा हूँ क्लियर है? चलें ठीक। चलिए आगे चलते हैं, इसके रिप्रोडक्शन और लाइफ हिस्ट्री की बात करते हैं। पहली बात कर ली जाए अबाउट द रिप्रोडक्शन। अगर प्रश्न आता है रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज, तो हमें ध्यान रखना होगा कि जब प्रश्न में हमको मिले इट इज बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तो अगर प्रश्न बनता है रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज और ऑप्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों दिया होता है, क्योंकि इसमें दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए आंसर होगा बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके प्राइमरी होस्ट में होता है और वो प्राइमरी होस्ट हैं ह्यूमंस के, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इसके सेकेंडरी होस्ट में होता है, दैट इज फीमेल एनाफेलिस। और जब रिप्रोडक्शन से हम एक पार्ट और आगे बढ़ते हैं तब हम कहते हैं अबाउट द लाइफ हिस्ट्री।
जीवन चक्र के विषय में। और जब हम लाइफ हिस्ट्री पर आते हैं तब ढेर सारे जीवों की लाइफ हिस्ट्री हमने कहीं मोनोजेनेटिक लिखी है और कहीं डाईजेनेटिक लिखी है। मोनोजेनेटिक तब लिखी है व्हेन द लाइफ हिस्ट्री लाइफ साइकिल कंप्लीट्स इन वन होस्ट, जब एक ही पोषद में जीवन चक्र पूर्ण हो जाए तब वो एक पोषदीय जीव है, जैसे कि एंट अमीबा हिस्टोलेटिका की बात आपसे की थी। एंड इफ लाइफ साइकिल कंप्लीट्स इन टू होस्ट, यानी अगर इसके लिए दो पोषद हो तब ये डाईजेनेटिक द्विपोषदीय है, जैसे ट्रिपैनोसोमा की बात आपसे हम कर चुके थे। अब डाईजेनेटिक लाइफ हिस्ट्री में इनके दो पोषद जो हैं, एक तो कहलाता है नेचुरली, जिसको कहा जाता है प्राइमरी होस्ट, जैसा मैंने बताया ये ह्यूमंस के रूप में लिखा जाता है। और यूजुअली वर्टिब्रेट होस्ट जो होते हैं वो प्राइमरी होते हैं। और सेकेंडरी होस्ट को पहले भी आप बता चुका हूँ, तब वेक्टर होस्ट कहते हैं जब उस परजीवी की लाइफ साइकिल की स्टेजेस उस सेकेंडरी होस्ट की बॉडी के भीतर भी जारी रहें, तब उसको हम वेक्टर, चूँकि वो वेक्टर है फैला भी रहा है और उसके भीतर लाइफ साइकिल भी जारी है तो उसको वेक्टर होस्ट भी कहते हैं। या इसके लिए हम इसको इंटरमीडिएट होस्ट भी कहते हैं, जो यहाँ पर फीमेल एनाफलीज के रूप में हम जानते हैं। यहाँ ध्यान रखिए, कभी कभी एक प्रश्न आपको मिलेगा जो कि रेयर क्वेश्चन है, क्योंकि यूजुअली किसी भी पैरासाइट की जो डेवलप्ड साइकिल होती है वो तो होती है प्राइमरी होस्ट में, और जो लेस डेवलप्ड साइकिल होती है वो होती है सेकेंडरी होस्ट में। यानी जो एडल्ट्स बनते हैं, पैथोजेनिक फॉर्म्स डेवलप होते हैं, और जो होस्ट की बॉडी में विकसित प्रणाली होती है वो प्राइमरी होस्ट में है। अब यहाँ एक प्रश्न क्रिएट किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइमरी होस्ट ह्यूमंस का है, इसमें जो साइकिल होती है वो एसेक्सुअल होती है, और जो सेकेंडरी होस्ट होता है उसमें लाइफ साइकिल सेक्सुअल होती है। अगर एसेक्सुअल और सेक्सुअल साइकिल की बात देखी जाए तो एसेक्सुअल मोड प्राइमरी है, लेस डेवलप्ड मोड कहलाता है, और सेक्सुअल मोड ज़्यादा विकसित कहलाता है। एक बार ऐसा प्रश्न दिखा था, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल साइकिल्स रनिंग इन द होस्ट, प्राइमरी होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम इज, ऐसा प्रश्न अगर आ जाता है तब आंसर उलट के मिला था, क्योंकि यहाँ डेवलप्ड साइकिल सेक्सुअल है तो उस आधार पर सेक्सुअल एसेक्सुअल के आधार पर प्राइमरी होस्ट कह दिया जाता है किसको, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी होस्ट इज कॉल्ड व्हाट, फीमेल एनाफलीज को कह दिया क्योंकि उसमें सेक्सुअल साइकिल है, और सेकेंडरी होस्ट ह्यूमंस को कह दिया क्योंकि उसमें एसेक्सुअल साइकिल पाई जाती है। ये रेयर क्वेश्चन है, कभी कभी बाय द वे आ जाए, और उसमें स्पेशली कोट किया एसेक्सुअल सेक्सुअल के आधार पर, डेवलप्ड लेस डेवलप्ड साइकिल के आधार पर, तभी हम आंसर को बदलेंगे। अदरवाइज सीधा सवाल अगर आता है डायरेक्ट, दैट द प्राइमरी होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम इज, सीधे आंसर करेंगे ह्यूमंस। सेकेंडरी वेक्टर होस्ट ऑफ ह्यूमंस इज, सीधे आंसर करेंगे फीमेल एनाफलीज। आई थिंक पॉइंट इज क्लियर। अब अगर हम यहीं पर बात आपसे कर लें अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो उस रिप्रोडक्शन को यहाँ, क्योंकि ये प्रोटोजोवन है, प्रोटोजोवन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने बाइनरी फिशन के रूप में पढ़ा है, या फिर अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिशन के रूप में पढ़ा है। तो यदि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका पूछा जाए तो ये वास्तव में लाइक मल्टीपल फिशन के जैसा होता है, और इस मल्टीपल फिशन को यहाँ पर एक विशेष नाम दिया गया है, इससे प्रश्न बनते हैं, एंड दैट इज साइजोगोनी, और उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम साइजोगोनी के रूप में जानते हैं। दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, साइजोगोनी, जिसको हम मल्टीपल फिशन के रूप में जानते हैं।
अब इस मल्टीपल फिशन में कहानी वही है। यहाँ पेरेंट बॉडी जो बनेगी, अभी लाइफ साइकिल में उसके नाम आपको मिलेंगे, अभी नाम नहीं लिख रहा हूँ। ये मैच्योर स्टेज अगर आप कहें जिसमें मल्टीपल फिशन हो रहा, तो ये जो इसका न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेगा ढेर सारे डॉटर न्यूक्लियाई में। दीज आर न्यूमरस, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन होते हैं, तो ये सब ढेर सारे क्या बन जाते हैं, पहले ये बन जाते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। और ये अवस्था अनस्टेबल होती है और इस स्टेज को कहा जाता है साइचॉन्ट। और यदि इसके मैच्योर स्टेज की बात करें तो उसका भी नाम लिख दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोजॉइट। उसे क्रिप्टोजॉइट कहा जाता है। आगे आप लाइफ साइकिल में इनके नामों को भी पढ़ेंगे। तो जो साइजॉन्ट है ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए मल्टी न्यूक्लिएट अनस्टेबल स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज, तो आप आंसर करेंगे व्हाट, साइजॉन्ट। ठीक है। अब फिर इस साइजॉन्ट के बाद ही यहाँ बाहर क्या बन जाएंगे, बाहर बन जाएगा मेम्ब्रेन बन जाएगी, और फिर यहीं से इनके प्रोडक्ट डेवलप हो जाएंगे न्यूमरस। और इन प्रोडक्ट्स को कॉमन नेम से कहा जाता है मीरोजॉइट्स। और अगर क्रिप्टोजॉइट से बना है तो इसके आगे क्रिप्टो लगा देते हैं। एक सीधा सवाल आता है, व्हाट, बहुत पूछा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ साइजोगोनी इज, तो सीधा आंसर हम लिखते हैं व्हाट, मीरोजॉइट्स। क्योंकि जो साइजोगोनी आप पढ़ेंगे सेक्सुअल साइकिल में, ये साइजोगोनी आप दो जगह पढ़ेंगे, एक लिवर में होगी और एक आरबीसी में होगी। तो एक साइजोगोनी कहलाएगी लिवर साइजोगोनी और एक साइजोगोनी कहलाएगी इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। बेसिकली सेम है, दोनों में मल्टीपल फिशन है, और दोनों के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो प्रोडक्ट्स हमेशा क्या कहलाएंगे, दे विल बी कॉल्ड मीरोजॉइट्स। अब अगर क्रिप्टोजॉइट से बनेंगे जैसे लिवर में बनते हैं तो क्रिप्टोमीरोजॉइट्स कहलाएंगे, और जो आरबीसी में बनेंगे वहाँ उनके लिए एक अलग नाम भी मिलेगा, साइजोजॉइट्स। अभी लाइफ साइकिल में सारे नाम भी आएंगे, बट द प्रोसेस शुड बी क्लियर। लेकिन प्रक्रिया आपको आशा स्पष्ट हो गई होगी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मल्टीपल फिशन है, जिसे यहाँ स्पेशली साइजोगोनी कहा जाता है, और साइजोगोनी का जो प्रोडक्ट होता है वो मीरोजॉइट्स के रूप में जाना जाता है। दिस पॉइंट शुड बी क्लियर टू यू, ये पॉइंट आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये बात आपकी हो गई अबाउट द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इनमें जो दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सेकेंड वन, उसकी बात की जाए, और वो होता है किसमें, फीमेल एनाफलीज में, एंड दैट रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जान गए। अब बात कर रहे हैं दूसरे टाइप की, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज इन फीमेल एनाफलीज गट, यानी इसकी जो आहार नाल होती है उसके भीतर ये रिप्रोडक्शन होता है। अब इस रिप्रोडक्शन में खास बात क्या है, सबसे खास बात यही है, और ये कुछ इंटर लेवल की किताबों में कंफ्यूजन भी क्रिएट करती है, क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक प्रक्रिया होगी जिसे आप कहेंगे गैमीटोजेनेसिस, यानी जो मैच्योर बॉडी होगी उसमें गैमीटोजेनेसिस होगी, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसमें गैमीटोजेनेसिस होती है उसे गैमीटोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल में हम आपसे चर्चा में फिर कह रहा हूँ कि सब क्या आएगी, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्चुअल पार्ट समझ लीजिए। नॉर्मल गैमीटोजेनेसिस सारे जीवों में होती है, जिसमें आप मियोटिक डिवीज़न ऑब्जर्व करते हैं, यानी जो पेरेंट सेल होती है जिससे गैमीट्स बनते हैं, जिसे हम जर्म सेल कहते हैं,
उसमें रिडक्शन डिवीज़न होते हैं, यानी मियोसिस होती है, अब क्रोमोसोमल नंबर हैप्लॉइड हो जाते हैं डिप्लॉइड से। यानी अगर ये सेल है तो ये 2n नंबर है, अब जो गैमीट बनेगा वो n नंबर का बनेगा, क्योंकि नॉर्मल गैमीटोजेनेसिस में हमेशा रिडक्शन डिवीज़न होते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शनल इस ग्रुप में, पूरे इस ग्रुप में है, जिसको आप स्पोरोजोआ कहते हैं, क्लास स्पोरोजोआ। एक एग्जाम्पल आपको मोनोसिस्टिस का भी मिलेगा, जिसकी भी चर्चा आपसे करेंगे। तो खास बात क्या है कि इसमें गैमीटोजेनेसिस एक्सेप्शनल है, यानी ये एक्सेप्शन के रूप में है। और यही गलती कुछ इंटर लेवल की किताबों ने की, और वो चीज़ स्पष्ट नहीं की उन्होंने, कहाँ से वो सोर्स उन्हें मिला। क्योंकि जो हायर बुक्स हैं वो हमेशा लिखती हैं कि जो गैमीटोसाइट्स होते हैं, इस गैमीटोसाइट से जो गैमीट बनता है उसके बनने में हमेशा माइटोटिक डिवीज़न होते हैं। इसका मतलब जो गैमीटोसाइट की सेल होती है उनका क्रोमोसोमल नंबर हैप्लॉइड होता है, इसलिए इनसे जो गैमीट बनते हैं वो भी हैप्लॉइड होते हैं। अब गैमीट में जब फ्यूज़न होगा तो आगे की जो स्टेज बनेगी वो जाइगोट बनेगी, वो डिप्लॉइड होगी। और जाइगोट बनने के बाद इनमें जो जाइगोट है वो मोटाइल जाइगोट के रूप में बदलेगा, जिसका नाम है ऊकाइनीट, या उसको कह देते हैं वर्मीक्यूल। ये भी एक एक्सेप्शनल केस है, ये जाइगोट भी डिप्लॉइड होगा। और फिर इस डिप्लॉइड से आगे चल करके जो स्टेज डेवलप होगी वो कहलाएगी स्पोरोसिस्ट स्टेज। ये स्टेज भी इसकी डिप्लॉइड होगी। और फिर इस स्पोरोसिस्ट में अगला रिप्रोडक्शन होगा, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक स्पेशल फॉर्म कहते हैं। यानी इस स्पोरोसिस्ट में एक विभाजन की क्रिया होगी, जिसे कहा जाएगा स्पोरोगोनी। और इस स्पोरोगोनी में जाइगोटिक मियोसिस लिखी जाती है, या इसके लिए शब्द लिखा गया पोस्ट जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोट के बनने के बाद मियोसिस हो रही। अब इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं उन्हीं प्रोडक्ट्स को क्या कह दिया जाता है? स्पोरोजोइट्स कह दिया जाता है। तो जो स्पोरोजोइट बनेगा वो हैप्लॉइड होगा, क्योंकि ये किससे बन रहा है? पोस्ट जाइगोटिक मियोसिस से बन रहा है। और पोस्ट जाइगोटिक मियोसिस को क्या नाम दिया जाता है? स्पोरोगोनी का नाम दिया जाता है। इसलिए प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में सिर्फ जाइगोट डिप्लॉइड है, ऊकाइनिट डिप्लॉइड है, स्पोरोसिस्ट डिप्लॉइड है। बाकी जितनी भी स्टेजेस हैं वो सब हैप्लॉइड। क्योंकि अब ये स्पोरोजोइट क्या करेगा? ह्यूमंस के लिवर सेल्स में जाएगा, वहाँ ये क्रिप्टोजोइट में बदलेगा, क्रिप्टोजोइट से फिर मीरोजोइट में बदलेगा, उसके बाद फिर आरबीसी में जाएगा। जहाँ जाएगा सब जगह माइटोटिकली इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ये सारी स्टेजेस ह्यूमन के बॉडी में जो भी होती हैं वो सब हैप्लॉइड होती है। और वहीं पर गैमीटोसिस्ट भी बन जाता है आरबीसी में। अब फिर वो गैमीटोसिस्ट ट्रांसफ़र होता है किसमें? फीमेल मॉस्किटो के गट में। और गट में जाने के बाद इस गैमीटोसिस्ट से क्या बनते हैं? गैमीट बनते हैं। लेकिन गैमीट के बनने में कौन सा डिवीज़न होता है? माइटोटिक डिवीज़न होता है। और फिर जब उसका फ्यूज़न हो जाएगा तब जाइगोट बनेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और चूँकि किताबों में कुछ कन्फ्यूज़न भी है, बहुत फेमस बुक है इंटरमीडिएट की डॉक्टर रमेश गुप्ता की, उसमें भी कॉन्सेप्ट पूरा उल्टा लिखा हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस कॉन्सेप्ट को ना स्वीकार करें। हायर बुक जो लिखती हैं और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन बैंक एक्सेप्ट करते हैं उसी को आप भी माने। दैट इज दिस कॉन्सेप्ट, वो ये कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन भी आता है, पोस्ट जाइगोटिक मियोसिस इज फाउंड इन। तो जाइगोट बनने के बाद मियोसिस किस में मिलती है? स्पोरोजोआ में। और अगर जाइगोट बनने के बाद मियोसिस हो रही है, इसका मतलब सारी स्टेजेस कैसी होंगी? हैप्लॉइड होंगी। इसीलिए गैमीटोजेनेसिस कैसी होगी? माइटोटिक होगी। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? ये मैंने शुरू में कभी अगर आपसे डिस्कस किया होगा तो आपको बताया होगा कि अगर हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो इस वाले जीव में तो हमको क्या मिल रही है? जाइगोटिक मियोसिस मिल रही है। किसमें? स्पोरोजोअल्स में। लेकिन प्रोटोजोआ के बाकी मेंबर्स में कौन सी मियोसिस होती है? नॉर्मल होती है, जिसको हम क्या कहेंगे? गैमीटिक मियोसिस कहेंगे।
इसीलिए कभी कभी प्रश्न आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम बोथ गैमेटिक एंड जाइगोटिक मियोसिस इज प्रेजेंट। जब फाइलम का नाम पूछ लेंगे तब प्रोटोजोआ आ जाएगा, क्योंकि इसके अलावा किसी में जाइगोटिक मियोसिस नहीं मिलेगी। तो ये प्रश्न भी याद रखिएगा, जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है और आपको समझा भी दिया है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कुछ कहना चाह रहा हो अगर क्लास में, मैं देख लेता हूँ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जो भी हैं क्लास में? हाँ, कृष्णा जी ने कहा है क्लियर हो गया है, और बाकी लोगों को भी क्लियर है ना? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये यूजुअली कन्फ्यूज़न आप लोगों को रह जाता है, प्लाज्मोडियम के केस में इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने काफ़ी इलाबोरेट डिस्कस किया है, ज़रूर स्पष्ट हो गया होगा। चलिए ठीक। चलें, ये तो बात हो गई अबाउट द रिप्रोडक्शन। फिजियोलॉजी पूरी हो गई, मार्फोलॉजी पूरी हो गई, रिप्रोडक्शन की बात हो गई। नाउ कम टू द लाइफ हिस्ट्री, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अब आपसे बात करने चल रहा हूँ प्लाज्मोडियम की लाइफ हिस्ट्री। और लाइफ हिस्ट्री की बात मैं कर ही चुका कि इसको हम डाइजेनेटिक कहते हैं। ठीक, तो अब हम आपसे बात कर रहे हैं एसेक्सुअल साइकिल की, जिसकी शुरुआत कर रहा हूं इन ह्यूमंस। एसेक्सुअल साइकिल इन ह्यूमंस, ठीक है। अब एसेक्सुअल साइकिल में कुछ बड़ी खास बात है। पहली खास बात तो ये, एसेक्सुअल साइकिल की शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत होगी बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो, यानी एक स्वस्थ मनुष्य को एक संक्रमित मच्छर ने यदि काटा है, तब लाइफ साइकिल की शुरुआत हो जाएगी ह्यूमंस में, और वो जो लाइफ साइकिल चलेगी वो एसेक्सुअल होगी। ठीक, याद रखें, चाहे हम मॉस्किटो की बात करें, और मैंने ट्रिपानोसोमा भी आपसे डिस्कस कर दिया था कि यहाँ एक स्पेशल प्रक्रिया है, उसके लिए इसे इनाकुलेशन कहा जाता है। इनाकुलेट कर लेना, चाहे फीमेल फ्लाई या जो भी ब्लड सकिंग पैरासाइट्स होते हैं, क्योंकि जैसे ही कहीं कोई किसी जगह पर कट होता है, ब्लड ऊज आउट करता है, ब्लड बाहर निकलता है, इमीडिएटली इट क्लॉट्स, क्योंकि क्लॉटिंग के फैक्टर्स वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो क्लॉटिंग ना हो तभी फीडिंग पॉसिबल है। तो इस मॉस्किटो के साथ भी वही है, क्योंकि मॉस्किटो में फीमेल जो होता है, वो फीमेल जो होती है, नॉट होता है, वो ब्लड सकिंग होती है, क्योंकि उसमें पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, यानी सुई के जैसे चिभोती है और सक भी कर लेती है। जबकि जो मेल होता है उसमें पियर्सिंग पार्ट्स एब्सेंट होते हैं, इसीलिए जो मेल होता है वो फ्लावर नेक्टर को सक करता है, फूलों के रस पर जीवित रहता है। इसीलिए फीमेल एनाफोलीज ही डिजीज कैरियर होती है। जब भी कोई फीमेल बाइट करती है, सबसे पहला काम वो करती है पोरिंग अ ड्रॉप ऑफ सलाइवा इन ब्लड, यानी मानव के रुधिर में एक बूंद सलाइवा का ड्रॉप वो उड़ेल देती है, और उस सलाइवा में ही क्या होता है, उसी सलाइवा में इन्फेक्टिव स्टेज होती है। अगर वो इन्फेक्टेड फ्लाई है तो पहला काम तो ये हुआ, एंड देन इट विल सक द ब्लड, और उसके बाद वो ब्लड को क्या करेगी, सक करेगी। तो दो कंडीशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर फ्लाई इन्फेक्टेड है और मनुष्य स्वस्थ है, तब इन्फेक्शन फ्लाई से मनुष्य में चला जाएगा। एंड इफ द मॉस्किटो, फ्लाई की बात करें मॉस्किटो की, इफ द मॉस्किटो इज फ्रेश बट द ह्यूमन इज इन्फेक्टेड, मगर जो मनुष्य है वो संक्रमित है, लेकिन जो मच्छर है वो स्वस्थ है, उसने क्या किया, एक संक्रमित व्यक्ति का ब्लड सक कर लिया। ऑल द स्टेजेस इन द ब्लड ऑफ ह्यूमंस, जितनी भी अवस्थाएं उसके रक्त में होंगी, दे रीचेस इन द गट ऑफ मॉस्किटो,
वो मच्छर के गट में, आहार नाल में ट्रांसफर हो जाएंगे. व्हाट इज द रिजल्ट? दैट मॉस्किटो अगेन बिकम्स व्हाट? इन्फेक्टेड मॉस्किटो. ये रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट कहलाता है इनाकुलेशन. इस मेथड को इनाकुलेटिव मेथड कहा जाता है. इसीलिए इस मलेरिया को, जो सामान्य मलेरिया होता है, नॉर्मल मलेरिया होता है, दैट इज कॉल्ड इनाकुलेटिव मलेरिया. अब क्योंकि रेसिप्रोकेट करता है इसीलिए एपिडेमिक हो जाती है. अगर मच्छर काटना शुरू कर दे, अगर हम मच्छर को काटने से रोक लें तो डिजीज़ क्या होगी? रुक जाएगी, चेन बनने नहीं पाएगी और डिजीज़ धीरे धीरे खत्म हो जाएगी. तो उसके एस्पेक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, हाउ इट कैन बी कर्टेन, इसको कैसे चेक किया जा सकता है. तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि जो इन्फेक्टिव स्टेज है स्पोरोजोइट की, दैट गोज इन द ब्लड ऑफ ह्यूमंस बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो. अब क्या होगा? मच्छर ने काटा. अब काटने के बाद नए व्यक्ति में लाइफ साइकिल की शुरुआत होगी. अब जब हम लाइफ साइकिल में जाते हैं तो याद रखिएगा कि इस लाइफ साइकिल में कई सब साइकिल्स लिखी जाती हैं और इस सब साइकिल्स में वो साइकिल जो रोग कारक होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल, वो कहलाती है एरिथ्रोसिटिक साइकिल, जो कि आरबीसी में, चूंकि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, मारण करती है, लेकिन सीधे ब्लड में नहीं जाती. इसलिए इसके पहले एक साइकिल चलती है जिसे कहा जाता है प्री इरिथ्रोसिटिक साइकिल, और ये चलती है लिवर में, जो कि सेल्स कौन सी होती हैं? हिपैटिक सेल्स होती हैं. एक साइकिल लिवर सेल्स में और जारी रहती है. इरिथ्रोसिटिक साइकिल भी शुरू हो गई लेकिन लिवर में इन्फेक्शन पड़ा हुआ है, तब उसको कहते हैं एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइकिल. इट इज आल्सो इन हिपैटिक सेल्स. और एक रेयरेस्ट साइकिल पाई जाती है जिसे पोस्ट इरिथ्रोसिटिक साइकिल कहते हैं. ये रेयर साइकिल कहलाती है. ये भी लिवर सेल्स में होती है, मगर प्रोडक्ट ऑफ इरिथ्रोसिटिक साइकिल से साइकिल जारी रहती है. इसका मतलब इन्फेक्शन आरबीसी में और लिवर सेल्स में ही होता है, जिनमें ये 4 तरह की सब साइकिल्स हैं, ये पाई जाती है. ठीक है. अब पहली साइकिल जो प्री इरिथ्रोसिटिक साइकिल है विद द बाइट ऑफ मॉस्किटो, मच्छर के काटने से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी. इट विल बिगिन विद द बाइट ऑफ दैट मॉस्किटो. ठीक है. ये कहा जाता है कि विद इन हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे के भीतर ही सारे के सारे स्पोरोजोइट्स दे रीचेज इन लिवर सेल्स. क्योंकि स्पोरोजोइट जब ब्लड में जाएगा तो ये आरबीसी में साइकिल नहीं शुरू कर सकता, क्योंकि इसकी साइट ऑफ इन्फेक्शन जो है वो लिवर सेल्स हैं. तो इट विल रीच इन द व्हाट? लिवर सेल्स, एंड देन इट विल बिगिन अ साइकिल, एंड दैट साइकिल विल कॉल्ड द प्री इरिथ्रोसिटिक साइकिल. लेकिन जो स्पोरोजोइट्स ये बाइट करके मॉस्किटो पोर करता है वो थाउजेंड्स में होते हैं, हजारों की संख्या में, लार्ज नंबर में बनते हैं. तो अब जब गए हैं तो धीरे धीरे, एक साथ तो नहीं जा सकते क्योंकि ब्लड प्लाज्मा में चले जाएंगे. प्लाज्मा बह रहा है ब्लड का, और ये धीरे धीरे आर्गन से होते हुए जैसे ही ब्लड फ्लो करेगा लिवर सेल्स के साथ, तो ग्रेजुअली क्या होगा, जितने पहुंचते जाएंगे वो लिवर सेल्स में रुकते जाएंगे. यानी एक बार ब्लड के साथ गए तो जो ब्लड लिवर में गया उसमें स्पोरोजोइट्स हैं, लेकिन जो ब्लड लिवर से बाहर आया उसमें स्पोरोजोइट रह गए. अगली बार जो ब्लड गया उसमें स्पोरोजोइट फिर गया ब्लड के साथ और लिवर में ही टिक गया. ऐसा करते करते लगभग आधे घंटे में सारे स्पोरोजोइट इसके ब्लड से गायब हो जाते हैं. इसीलिए लिखा जाता है इन अबाउट हाफ एन आवर all sporozoites reaches in what? blood cells. और कौन सी? आरबीसी. वहां पहुंच जाते हैं और फिर वहां सॉरी लिवर सेल्स रीचेज इन लिवर सेल. भाई पहले तो लिवर सेल में जाएंगे ना, रीचेज इन लिवर सेल, और लिवर सेल में जाकर के दे विल बिगिन द फर्स्ट साइकिल कॉल्ड द प्री इरिथ्रोसिटिक साइकिल. ठंडी बहुत है, ठंडी का असर हो रहा है,
तो अब ये चारों की चारों स्टेजेस हैं जो एक के बाद एक आएंगी, ठीक है। लगभग 1 घंटे के करीब हम आपको पढ़ा चुके, और इसको पढ़ाने में भी कम से कम घंटे भर का टाइम चाहिए, घंटे 1.5 घंटे। इट इज़ टू कोल्ड टुडे, ठंड बहुत है, इसलिए अब आज इसकी शुरुआत मैं नहीं कर रहा हूँ। इसको कल शुरू करूँगा और कल ही ख़त्म करूँगा। कल का मतलब होता है नेक्स्ट क्लास।